गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि पिछली क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर जो है आपका 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर है तो ऑर्डर आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, 0 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब सबसे पहले जब ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बन गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। डिफरेंशियल रेट लॉ से हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस dA/dt। ये सारा चीज पता है, बिग ब्रैकेट में ए यानी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस लगा हुआ है तो ये क्या बताएगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब रेट लॉ से रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑर्डर है। अब दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो माइनस dA/dt इक्वल टू K इंटू A का पावर 1। एक्चुअली हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम डेरिवेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। डेरिवेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। माइनस dA/A इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये K dt आ गया। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे कि हम इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन क्यों लेते हैं कि हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड आउट करना है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड एक इंटीग्रेट करना होगा एक टाइम इंटरवल के बीच में। मान लेते हैं कि आपका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो टाइम यहाँ पे वेरिएबल टाइम है, तो टाइम वेरिएबल है, तो टाइम मान लेते हैं इनिशियल टाइम 0 होगा, t टाइम तक रिएक्शन चला। ठीक है, अब 0 टाइम के कोरोस्पोंडिंग रिएक्टेंट A का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, उस कंसंट्रेशन को मान लेते हैं C0। t टाइम पे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग मान लेते हैं Ct। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस dA/A यानी ln x हो जाता है, यानी कि आपका dx/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो ln x होता है। ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए काफी वो लोग इंटीग्रेशन टॉपिक रहता है उन लोगों को मैथमेटिक्स में। लेकिन आप लोग याद रखिएगा dx/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे dx/x का ln x होता है, तो dA/A का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln A आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लिमिट C0 से Ct। ये इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ये K कांस्टेंट है, K बाहर आ जाता है और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या लगा हुआ है, 0 से लेके t तक, 0 से t तक। अब लिमिट को हम लोग पुट करते हैं, पहले सबसे पहले रूल क्या होता है, अपर लिमिट को पुट करते हैं, अपर लिमिट को पुट करने के बाद माइनस लगा करके लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट होगा तो क्या हो जाएगा, हाँ एक माइनस यहाँ पे छूट गया था, माइनस है बाहर। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, अगर माइनस को बाहर रखते हैं तो ln A माइनस ln C0 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, K इंटू, इसको बिग ब्रैकेट नहीं रखते, कंफ्यूजन में आ जाइएगा आप लोग। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में t-0, t-0। अब यहां पे ये जाएगा तो माइनस ln A प्लस ln C0 इक्वल टू KT आ गया। तो यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से देखिए मेरे पास क्या आ गया, KT इक्वल टू ln C0 माइनस ln Ct। तो
के टी इक्वल टू आ गया ln C नोट बाई सी टी, ln C नोट बाई सी टी। ये मेरा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो के टी इक्वल टू ln C नोट बाई सी टी, जहां पे C नोट क्या है, C नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, दैट इज एट t इक्वल टू 0 पे। Ct क्या है, Ct इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट remaining at टाइम t। ये ध्यान में, मीन्स क्या, Ct क्या है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, कौन सा, बचा हुआ कंसंट्रेशन है, जितना आपका बच गया टी टाइम रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो आपका कंसंट्रेशन बच गया है रिएक्टेंट का, उस कंसंट्रेशन का वैल्यू है। Ct क्लियर हो गया, C नोट क्लियर हो गया। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ln को log में कन्वर्ट करना होता है, log log। ln में बेस e होता है और log में बेस 10 होता है, इसलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो kt इक्वल टू आ जाएगा 2.303 log log C नोट बाई सी टी। ये आपका जो डेरिवेशन हो गया, ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस से यूज कर, न्यूमेरिकल बनाने में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कि आपका रेट कांस्टेंट क्या है, जो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका T तो टाइम है 2.303, तो आपको पता ही है। C नोट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, Ct रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम t। इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से देखें, अगर कुछ बुक में आप देखेंगे तो आपका रिएक्टेंट गिवन होगा इस तरह से, इधर मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के रूप में भी है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ A 1 मोल ऑफ B प्रोड्यूस कर रहा है टी टाइम पे। टी का वैल्यू यदि 0 है, इसका कंसंट्रेशन यदि गिवन है A, तो इसका क्या होगा 0, क्योंकि रिएक्शन हुआ नहीं है तो इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का 0 हो जाएगा। जब टी टाइम पे T इक्वल टू टी पे कुछ अमाउंट इसका कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज हो गया, मान लीजिए कि A माइनस एक्स बचा, x डिक्रीज हो गया, यानी कि x कंसंट्रेशन जो x अमाउंट जो है A का कन्वर्ट हो चुका है B में, तो बचेगा कितना, A माइनस एक्स। तो आपका ये कितना प्रोड्यूस होगा, चूंकि 1 मोल प्रोड्यूस करता है, तो x मोल इसका कितना प्रोड्यूस करेगा, x प्रोड्यूस कर देगा। वैसे केमिकल काइनेटिक्स में इधर से कोई मतलब ही नहीं है, फिलहाल हम लोग बस इसको देखेंगे, इसको फोकस करेंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर कंसीडर करेंगे तो C नोट का वैल्यू क्या आ गया A, Ct का वैल्यू क्या आ गया A माइनस एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C नोट बाई सी टी इक्वल टू A बाई A माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। इस तरह से हम लोग दूसरे फॉर्म में अगर लिखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी इक्वल टू 2.303 लॉग A बाई A माइनस एक्स, तो ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। ये दोनों आपका सिमिलर ही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, C नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन A है, यहाँ पे Ct रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आफ्टर टाइम t, यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन ही है। देखिए यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का t टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है, A माइनस एक्स बचा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन हुआ। अब यहाँ से स्टेट बोर्ड में, कई सारे स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेशन के तौर पे कि क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है या नहीं होता है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे। तो कोई भी रिएक्शन है, अगर कोई भी रिएक्शन फाइनली कंप्लीट हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो जाना चाहिए। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्टेंट मेरा क्या है, देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C नोट और Ct ये इनिशियल है, ये टी टाइम पे है, तो इस Ct का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है, कितना टाइम लगेगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेरिवेशन में Ct का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं।
यानी रिएक्शन कब है, तो Ct का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिए। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है या नहीं, यहां से भी देख सकते हैं और आगे भी और भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या मेरे पास इक्वेशन है, Kt इक्वल टू 2.303 log C0 बाई Ct। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीटेड, रिएक्शन कंप्लीटेड मीन्स क्या होगा, Ct का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब Ct का वैल्यू यहां पे 0 पुट कर देते हैं, Kt इक्वल टू 2.303 log C0 बाई 0, समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, log इनफाइनाइट हो जाएगा। Kt इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 log इनफाइनाइट आ जाएगा। और log में क्या होता है कि आपका log 1 का वैल्यू बेस 10 के साथ log 1 का वैल्यू 0 होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे log में वैल्यू बढ़ते जाएगा आपका log का नेट वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो log इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो Kt इक्वल टू 2.303 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट बाई k। इनफाइनाइट बहुत बड़े नंबर में k से हम डिवाइड करेंगे तो भी ये आपका k टेंस टू इनफाइनाइट आएगा। तो क्या पता चला, सॉरी t टेंस टू इनफाइनाइट आया, तो रिएक्शन कंप्लीट होगा बट कहां पे, t टेंस टू इनफाइनाइट पे। तो t टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है आपका, इनफाइनाइट टाइम पे। तो इनफाइनाइट टाइम आप क्या बोल सकते हैं, जहां पहुंचेंगे उससे और आगे टाइम होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स इसी पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा, रेट कांस्टेंट के फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, t का वैल्यू गिवन होगा और C0 Ct का वैल्यू गिवन होगा, डायरेक्ट भी गिवन होगा और सेंटेंस में भी गिवन होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपका एक शॉर्ट लेवल पे बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपका इस तरह से भी आता है कि सपोज कीजिए, देखिए अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ए रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है, सपोज कीजिए ए रिएक्शन इज 25% कंप्लीटेड, ये वर्ड कहीं गिवन है आपके क्वेश्चन में, ए रिएक्शन जो है वो 25% कंप्लीटेड है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इट मीन्स 75% अनरिएक्टेड होगा, अनरिएक्टेड होगा। तो अनरिएक्टेड, तो C0 का वैल्यू यहां से क्या और Ct का वैल्यू क्या लेंगे। C0 का वैल्यू क्या है आपका, C0 जो इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं, अगर 25% कंप्लीट हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम 100 यूनिट लेते हैं तो उसका 25% आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन C0 का वैल्यू हो जाएगा 100 और Ct का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25% कंप्लीट हो रहा है तो 100 माइनस 25, तो Ct का वैल्यू 75 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे C0 का वैल्यू आ जाएगा 100, Ct का वैल्यू 100 माइनस 25 इक्वल टू 75%, यानी Ct आपका 75%, C0 100%। ठीक है, तो C0 और Ct का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी रिएक्शन में, अगर इस तरह का सेंटेंस यूज होगा तो C0 और Ct हमेशा ध्यान रखिएगा। और आपका इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट K का वैल्यू गिवन होगा तो T निकालने के लिए बोला जाएगा, या T गिवन होगा तो K का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रॉपर्टीज को हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सम प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग का टॉपिक अब यहां से क्या हो जाएगा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
सबसे पहला प्रॉपर्टीज ध्यान से देखिए, के टी इक्वल टू क्या है हम लोग के पास, एल एन सी नोट बाई सी टी, ये इक्वेशन आया, के टी इक्वल टू एल एन सी नोट बाई सी टी। अब इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, यानी कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है, यदि डिक्रीज करता है तो किस तरीके से डिक्रीज करता है, ये हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास के टी इक्वल टू एल एन सी नोट बाई सी टी है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं कि लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, सी नोट बाई सी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए सी नोट बाई सी टी इक्वल टू ई टू दी पावर के टी, ये लॉग का प्रॉपर्टी, या एल एन बेस ई है तो सी नोट बाई सी टी इक्वल टू ये ई टू दी पावर, इस साइड जो रहेगा इक्वल टू के साइड ये ई के पावर में चला जाता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, तो ई टू दी पावर के टी आ गया। ठीक है, अब यहां से सी नोट इक्वल टू क्या आ गया, ई टू दी पावर के टी इंटू सी टी, कोई दिक्कत नहीं। अब सी टी का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, सी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी नोट बाई ई टू दी पावर के टी, तो सी टी इक्वल टू सी नोट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। ये कुछ दिख रहा है आपको, क्या पता चल रहा है यहां से, सी टी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जो कि माइनस एक्स है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो y एक्सिस पे यदि हम सी टी यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है ना, रिमेनिंग एट टाइम टी, तो वो कंसंट्रेशन टाइम टी के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो भी कैसे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, तो देख लेते हैं इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें, इसका ग्राफ अगर देखें, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस पे हम लिए सी टी और x एक्सिस पे लिए टाइम टी, t का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ई टू दी पावर माइनस जीरो यानी जीरो ई टू दी पावर जीरो, ई टू दी पावर जीरो का वैल्यू वन, वन इंटू सी नोट, यानी सी टी का वैल्यू t इक्वल टू जीरो पे सी टी का वैल्यू क्या आ गया, सी नोट आ गया, ये आ गया सी नोट। अब ये डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ते जाएगा, सी टी का कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट का सीटी का वैल्यू, सीटी का वैल्यू बोलिए, सीटी वैल्यू बोलिए, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, और ये आपको एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, टच करेगा तो इनफाइनाइट टाइम पे। ठीक है ना, यहां से इनफाइनाइट टाइम पे, क्योंकि हमें पता है कि आपका सीटी का वैल्यू कहां पे जीरो होगा, इनफाइनाइट टाइम पे, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में। ठीक है ना, तो आपका ये जो हो गया ग्राफ हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हम लोग के पास ऑलरेडी यहां से आ चुका है सी टी बाई सी नोट इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, सी टी बाई सी नोट इक्वल टू, यहीं से देखिए ना, सी नोट को नीचे ले आए तो सी टी बाई सी नोट इक्वल टू क्या हो गया, ई टू दी पावर माइनस के टी, ई टू दी पावर माइनस के टी आ गया। अब देखिए सी टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम टी, सी नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि ये स्टार्टिंग और ये टोटल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग का है और ये रिमेनिंग है, तो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पढ़ेंगे, उसका वैल्यू कितना है, ई टू दी पावर माइनस के टी। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिमेनिंग वर्ड हमेशा याद रखेगा, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो होगा वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा सी टी बाई सी नोट का वैल्यू क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस के टी। तो ये इतना रिमेनिंग हुआ, तो डिसोसिएट कितना हुआ, तो फ्रैक्शन का वैल्यू रेंज क्या होता है 0 से 1 के बीच, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा
1 में से इतना रिमेनिंग हो तो डिसोशिएट कितना हुआ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिसोसिएशन। फ्रैक्शनल डिसोसिएशन इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ये भी कई बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो ये हो गया फ्रैक्शनल डिसोसिएशन का वैल्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर पे क्या है आपका, यहां से भी देखिए टी हाफ निकालते हैं, हाफ लाइफ टाइम, इसे बोलते हैं टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, हाफ लाइफ टाइम वह टाइम पीरियड है, यह एक टाइम पीरियड है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, यानी 50% हो जाता है। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है, यानी टी का वैल्यू यदि टी हाफ लेते हैं तो सी टी का कंसंट्रेशन सी नोट बाई 2 हो जाएगा। यही कंडीशन है आपका टी हाफ के लिए। क्या बोले, टी हाफ वह टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग सी नोट लिए हैं, सी नोट का आधा यानी सी टी का वैल्यू सी नोट का आधा हो जाएगा। उस टाइम पीरियड को यानी उस टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे टी हाफ, जब भी टी हाफ का बात आएगा तो टी का वैल्यू टी हाफ पुट करेंगे, सी टी का वैल्यू सी नोट बाई 2 पुट करेंगे। इस दोनों वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन में यदि हम पुट करते हैं तो हम देखते हैं मेरे पास क्या डेरिवेशन आता है। देखिए ऑलरेडी वी नो दैट Kt इक्वल टू 2.303 log सी नोट बाई सी टी। ऑलरेडी मेरे पास ये इक्वेशन है। अब टी हाफ पे एट हाफ लाइफ टाइम पे एट टी हाफ, तो के ही रहेगा, टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, टी हाफ इक्वल टू 2.303 log सी नोट, तो सी नोट, लेकिन सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी नोट बाई 2, सी नोट बाई 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, सी नोट कैंसिल हो गया, तो के इंटू टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया 2.303 log 2। अब log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो यहां से टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू 0.301, यही आएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, के इंटू टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.301। इस कैलकुलेशन को भी आप याद रखिएगा। इस दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू 0.693 आता है। ये कैलकुलेशन आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत 4-5 सेकंड आपको बचा देगा अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहां से टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये मेरा आ गया टी हाफ का वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ का वैल्यू आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। टी हाफ, अब यहां से क्या हम बोल सकते हैं, टी हाफ क्या है 0.693, ये एक नंबर है, ठीक है। के क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ सिर्फ और सिर्फ के पे डिपेंड कर रहा है, और ये एक रिएक्शन के लिए एक टेम्परेचर पे आपका कांस्टेंट होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं अगर एक ही टेम्परेचर पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ, सेकेंड टी हाफ, थर्ड टी हाफ, जितने भी टी हाफ होंगे सभी का वैल्यू आपका सेम होगा, यानी कि फर्स्ट टी हाफ, सेकेंड टी हाफ, थर्ड टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहां से रिजल्ट बना के लिख सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टी हाफ इज इक्वल टू सेकेंड टी हाफ इज इक्वल टू थर्ड टी हाफ एंड सो ऑन। ये एक रिजल्ट बन जाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका भी ग्राफ अगर जब भी पूछेगा तो ग्राफ में देखेंगे टी हाफ और क्या कहते हैं के बीच ये टी हाफ जो होगा किस में आपका कांस्टेंट है, टी हाफ जिसमें कांस्टेंट होगा वो जनरली हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां पे देखिए टी हाफ के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट, इसका कंसंट्रेशन है ए नोट,
फर्स्ट टी हाफ के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A0/2, क्या हो जाएगा A0/2। फिर से अब सेकेंड टी हाफ हम देखते हैं, सेकेंड टी हाफ। अब इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन A0/2 है, तो अब इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा A0/2 का आधा A0/4। फिर थर्ड टी हाफ के लिए, थर्ड टी हाफ के लिए क्या हो जाएगा A0/4 का हाफ यानी कि 8 आ रहा है। तो देखिए यहां से क्या देखते हैं कि यहां से हम लोग का एक रिलेशन क्या होता है कि अगर आपसे एक फर्स्ट टी हाफ, सेकेंड टी हाफ, थर्ड टी हाफ में बोलेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। एक रिलेशन हम लोग यहां से ड्राइव कर लेते हैं, CT = C0 इंटू 1/2 का पावर n। CT = C0 इंटू 1/2 का पावर n, जहां पे n क्या है ऑर्डर, n ऑर्डर नहीं, टी हाफ, नंबर ऑफ टी हाफ, मीन्स कि n का फर्स्ट टी हाफ है, ये सेकेंड टी हाफ है या थर्ड टी हाफ है। देखिए अगर हम बोले फर्स्ट टी हाफ के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा, फर्स्ट टी हाफ यानी n का वैल्यू 1, तो C0 इंटू 1/2 का पावर 1 यानी कि क्या हो जाएगा C0/2। तो फर्स्ट टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा C0/2 यानी कि A0/2। यहाँ पे C0 = A0 है, C0 = A0 लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C0 का वैल्यू क्या हो जाएगा A0/2। क्लियर है। अगर मान लीजिए अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AT = A0 इंटू 1/2 का पावर है। ठीक है, अगर किसी को परेशानी हो रही हो इस टर्म में लिख लीजिए, यानी रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन फर्स्ट टी हाफ के बाद कितना बचा, तो A0 1/2 का पावर 1 या A0/2। ठीक है, अगर सेकेंड टी हाफ के बाद पूछता है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 1/2 का पावर 2 1/4 A0/4। देखिए फर्स्ट टी हाफ के बाद 1/2, सेकेंड टी हाफ के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन का देख रहे हैं क्या आ रहा है A0/4 आ रहा है। थर्ड टी हाफ के बाद देखिएगा क्या आ जाएगा A0/8 आ रहा है। देखिए 1/2 का पावर 3 करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, तो A0/8 आ जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत फायदेमंद कंसेप्ट है। ठीक है, टी हाफ के लिए ये आ गया। फिर से टी हाफ के बारे में और कुछ जानकारियां लेते हैं। टी हाफ के बारे में कुछ और जानकारियां हम लोग कलेक्ट करते हैं, वो जानकारियां की हैं। देखिए ये जो देखिए फर्स्ट टी हाफ का मतलब कितना परसेंट ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सेकेंड टी हाफ पे अब तो ये मान लीजिए कि ये 100% मान लिए हैं, ये 100, यहाँ पे कितना हो गया 50। अब इनिशियल ये 50 हो गया, अब 50 का आधा ये 50 है, इसके लिए हाफ क्या होगा 25। तो यहां से यहां तक आपका जो गया सेकेंड टी हाफ वो 25, तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 75%। यानी 75% कंप्लीट कराने के लिए हमको कितना टाइम लगता है फर्स्ट ऑर्डर में 2 इंटू टी हाफ, यानी 2 टी हाफ लगेगा। एक टी हाफ के लिए 50%, दूसरे टी हाफ के लिए स्टार्टिंग से जाके 75% लगेगा, यानी 2 इंटू टी हाफ 75% डिकम्पोज कराने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा 2 इंटू टी हाफ। सिमिलरली देखिए यहाँ पे ये जो है ये कितना परसेंट है 75, ये 25 आ गया, 25 में ये 25 का आधा 12.5, 75 + 12 75, 10 85 87 87.5%। तो हम यहां से एक ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, तो वो 1 इंटू टी हाफ। ये एक रिएक्शन मतलब फॉर्मूला आ गया। यदि 75% रिएक्शन को कंप्लीट कराना है तो 2 इंटू टी हाफ लगेगा। देख रहे हैं एक टी हाफ दूसरा टी हाफ, तो 2 इंटू टी हाफ। चूंकि 2 इंटू क्यों किए, क्योंकि फर्स्ट टी हाफ सेकेंड टी हाफ थर्ड टी हाफ सभी बराबर होता है, तो आपका 2 इंटू टी हाफ। इसी तरह से टी 87.5% को कंप्लीट कराने के 3 इंटू टी हाफ आता है। इसी तरह से अब 87 हो गया तो
87, 88, 89, 90, 12 और 10, 12.5 बचा, उसका आधा होगा 12.5 का 6.25, तो 6.25 और 93 टी 93.75% के लिए 4 इंटू टी हाफ लग जाएगा। इसी तरह से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं टी हाफ के लिए। तो ये टी हाफ से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये टी हाफ हो गया। ये मेरा कौन सा फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी हाफ हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है टी एवरेज। एवरेज टी क्या होता है, एवरेज टाइम क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं टी एवरेज। टी एवरेज इक्वल टू होता है 1/k। 1/k इक्वल टू k इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। अभी डिराइव किया है, तो टी एवरेज इज इक्वल टू 1/0.693 इंटू टी हाफ ऊपर चला जाएगा, इसका वैल्यू 1.44 आ जाएगा। टी एवरेज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। तो ये मेरा टी एवरेज का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टी एवरेज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स एक ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, हम लोग को पता था, यह पता है के टी इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। अब हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग को ग्राफ पढ़ना है, चाह रहे हैं कि ग्राफ देखें, ग्राफ क्या होता है। इसको तोड़ते हैं। के टी इक्वल टू 2.303, अगर इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाता है के टी बाई 2.303, इधर आ जाएगा लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी। ठीक है, अब इसे राइट साइड ले आते हैं, क्या बन जाएगा लॉग सी टी इक्वल टू लॉग सी नॉट है, इसे लेके चले गए तो माइनस के टी बाई 2.303। कोई दिक्कत, ये आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए क्या लिखे, लॉग सी टी इक्वल टू, लॉग सी टी इक्वल टू क्या है लॉग सी नॉट, प्लस लिखते हैं माइनस के बाई 2.303 इंटू टी। क्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, माइनस यहां पे मल्टीप्लाई माइनस के बाई 2.303 है ना टी। कोई दिक्कत, तो ये जो कंपेयर करेंगे y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, यानी ये y को टेंस कर रहा है तो ये c को, ये m को और ये t को। यानी हम लोग ग्राफ बनाना चाहे, ग्राफ प्लॉट करना चाहे, x एक्सिस पे किसे ले, x एक्सिस पे हम t को लेते हैं, y एक्सिस पे किसे ले, y एक्सिस पे log ct को लेते हैं। ठीक है, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे स्लोप क्या आ रहा है माइनस के बाई 2.303, अब स्लोप निगेटिव आ रहा है। अच्छा, ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसका ग्राफ है, अगर नहीं पता है तो आप लोग ध्यान रखिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है जिसमें c इंटरसेप्ट y एक्सिस पर होता है। ठीक है ना, अब इसे देखिए, बेसिक से हम लोग प्लॉट करते हैं। y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू अगर 0 पुट करें, यानी x एक्सिस पे t लिए t का वैल्यू 0 पुट कर दे, 0 इंटू समथिंग 0, तो log ct का वैल्यू कितना आ गया log c नॉट, तो t के 0 वैल्यू के लिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा log c नॉट आ गया। अब ये ग्राफ तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्लोप क्या है नेगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये ग्राफ आपका हो गया। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप क्या आ जाएगा माइनस के बाई 2.303, ये स्लोप आ गया। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ग्राफ इसका ln के भी टर्म में आएगा। अगर ln के टर्म में इसका ग्राफ खींचे, देखिए ln के टर्म में अगर ग्राफ खींचे तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक जगह log आया ln ct आएगा, इधर t आएगा, टाइम हो गया, आपका ग्राफ वही आएगा, बस स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू माइनस के, ताकि ln और log में एक्स्ट्रा पॉइंट
एक्स्ट्रा फैक्टर मेरे पास क्या आ जाता है, 2.303 आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, बस 2.303 को हम हटा दिए तो ये हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा ln C0, और ये आपका एक्स एक्सिस पे टच करेगा या नहीं करेगा, ये तो अब आप पे डिसाइड करता है कि ये टी नीचे एक्स एक्सिस पे टच करेगा या नहीं करेगा। आप इसके बारे में सोचिएगा जरा सा, टच करेगा या नहीं करेगा, टच करेगा तो किस टाइम पे टच करेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। ये इतने प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। अब जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं हो, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन आपका गिवन नहीं हो, वो कंसंट्रेशन 2 टाइम इंटरवल में दे दिया, T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि लिखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए लिख लीजिए कि इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट गिवन बट एट टाइम इंटरवल T1 एंड T2 इट्स कंसंट्रेशन इज गिवन, देन तब क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास क्या है आपका A से प्रोडक्ट बना, मेरे पास क्या आया था माइनस dA बाई dt इक्वल टू KA, कोई दिक्कत, इसका पावर 1। अब इसको क्या करेंगे, माइनस dA बाई A इक्वल टू आ गया K dt। अब इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड, अब इंटीग्रेशन यहां टाइम T1 है, टाइम T2 है, T1 पे कंसंट्रेशन हो जाएगा C1, T2 पे हो जाएगा C2, बस। तो ये हो जाएगा माइनस ln A माइनस ln A इनिशियल लोअर C1 C2 इक्वल टू आ जाएगा K T1 से T2, ये लोअर लिमिट टाइम का, ये अपर लिमिट, ये कंसंट्रेशन का लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब यहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे माइनस ln C2 माइनस ln C1 इक्वल टू K T2 माइनस T1। यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगा, K T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा ln C1 बाई C2, ln C1 बाई C2, ln C1 बाई C2। यदि हम इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के रूप में लिखें कि T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 log C1 बाई C2। देखें ये जो है आपका 2 टाइम इंटरवल पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन निकल गया। देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 log C1 बाई C2, ये सिमिलर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन वाले के ही टर्म। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, T1 का वैल्यू 0 था, यहाँ T1 का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो 0, तो KT2 हो गया, यानी KT हो गया बराबर 2.3 log C1 बाई C2। C1 का वैल्यू क्या, C0, और C2 का वैल्यू CT, तो वही फॉर्म में आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि जब 2 टाइम इंटरवल के बीच में आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन गिवन हो तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब ये आपका कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैसियस फेज में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैसियस फेज में। तो हम लोग हेडलाइंस लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। अब गैसियस फेज में क्या होगा, कोई रिएक्टेंट A है
प्रोडक्ट बी बनाया, ये आपका गैस है, ये भी गैस। हम लोग को पता है के टी इक्वल टू 2.303 log सी नॉट बाई सी टी। ये हम लोग को इन जनरल आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका आता है, ठीक है। अब गैस के लिए है तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो यहां से P इक्वल टू एन बाई वी आर टी, और P इक्वल टू एन बाई वी को C लिखते हैं आर टी। अब देखिए R कांस्टेंट है, R क्या है आपका कांस्टेंट है, R क्या है कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, 8.314 जूल है ना, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, या फिर अर्ग में या फिर कैलोरी में, किलो कैलोरी में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट है आर को। टी क्या है, टी मेरा टेम्परेचर है। अब हम यहां से क्या करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें। टेम्परेचर को भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट और यहाँ पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू के साथ यदि कांस्टेंट रहे वो मिलके क्या बन जाता है, इक्वल टू और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, प्रोपोर्शनल बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आर टी और इक्वल टू मिलके क्या बन जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। कहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ या ना, होगा ना भाई साहब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्लियर है। अब यहां से क्या हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, यानी कि P नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C नोट, PT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT। तो यहां से क्या आ जाएगा रेशियो, C नोट बाई CT, यानी कि ऐसे लिखिए P नोट दिख रहा है, P नोट बाई PT इक्वल टू C नोट बाई CT। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए KT इक्वल टू 2.303 log P नोट बाई PT। ये मेरा गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया, गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। P नोट क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कब, एट T इक्वल टू 0, और PT क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट टाइम T, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट टाइम T। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से मेरा क्या था, A से B था, T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर कितना है, P नोट, इसका 0, T इक्वल टू T पे P नोट माइनस मान लेते हैं X, ये कितना X। तो यहां से क्या हो गया, P नोट बाई PT इक्वल टू P नोट बाई PT इक्वल टू क्या आ जाएगा, P नोट बाई P नोट माइनस X। तो यहां से KT इक्वल टू 2.303 log P नोट बाई P नोट माइनस X। तो ये भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन हो गया, वो भी गैसियस फेज के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया इस तरह से, ठीक है। और कुछ अगर इधर उधर छूटा होगा तो उसको हम अगली क्लास में देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, देखिए आपको पकड़ना होगा, कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, डायरेक्ट आपको ऑर्डर लिख दिया जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फाइंड आउट कीजिए। कुछ रिएक्शन में आपको कोई भी इस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा कि ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मान लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें देखें कि टी हाफ आपका गिवन होगा, 2-3 टी हाफ होगा, टी हाफ अगर आपका कांस्टेंट हो गया तो यानी कि टी हाफ कांस्टेंट है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड थ्योरी मेरे ख्याल से हो ही चुका है नीट सेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।